फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है मेरे पास? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। रिक्वायर्ड यानी कि हमेशा ये एनर्जी क्या रहेगी? एंडोथर्मिक रहेगी, यानी कि इसका डेल्टा एच क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो इससे ये क्या एनर्जी क्या देनी ही पड़ेगी हमेशा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। फॉर एग्जांपल एक एटम से हमको कितनी एनर्जी इसको मैं दूँ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, उसको बोल देगा अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि अलग एटम होना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि एक मोनो एटम होना चाहिए, ठीक है, और वो गैस एटम होना चाहिए, ठीक है, सॉलिड लिक्विड नहीं चलेगा, खाली गैस चाहिए। और उसमें कितना एनर्जी दूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी को मैं बोलूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं एक आइसोलेटेड गैस एटम को कितना एनर्जी दूंगा कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग को पता होना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं है। तो पहला देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम सॉलिड है, उसमें से हमारे पास क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एल्यूमिनियम यूनिपॉजिटिव उसका कैटायन बन रहा है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्या अभी पहले बोला कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखो, सही है। फ्रॉम एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड यानी कि अकेला एल्यूमिनियम का कोई क्या अकेला है, ठीक है, Al2 के फॉर्म में नहीं है, खाली एल्यूमिनियम अकेला है, गैसियस एटम, ठीक है, गैसियस होना था, लेकिन यहाँ पर क्या सॉलिड है। तो यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड होने की वजह से ये मेरे पास क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन को मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए कोई बोलेगा अगर इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, जितनी एनर्जी मैं इसको दूंगा क्या आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन को मैच नहीं कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं कि इसमें से क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम पॉजिटिव में से ठीक है, जो गैसेस है एटम में, ठीक है, उसमें से एक क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Al2+ मेरे पास बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी? नहीं, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए। ये एटम नहीं है, ये तो आयन है ना, पहले से इसके ऊपर चार्ज स्पीसीज है। तो ये मेरे पास सॉरी ये क्या एटम तो है ही है, ठीक है, क्योंकि कैसा भी है गैस, यहाँ पर गैस है लेकिन यहाँ पर गैस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गैस नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो पाएगा। तो दोनों के दोनों क्या एटम ही है, ठीक है, आयंस भी एटम ही, एटम्स के तो बनते हैं आयंस, तो एटम्स तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब मैंने क्या बोला? आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए। तो गैस से यहाँ पर सॉलिड लिख दिया गया है, सॉलिड नहीं, यहाँ पर गैस लिखा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है। फिर अगला देख लेते हैं, यहाँ पर अपने क्या बोला कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो गैसेस एटम है, ठीक है, और आइसोलेटेड अकेला है, यानी कि इसी के साथ बाइंडेड भी नहीं है, ठीक है, Al2 के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और आयंस को भी एटम माना जाता है, ठीक है, तो आयनिक रेडियो और एटॉमिक रेडियो एक ही बोलते हैं ना। तो फिर Al2++1 था, +2 का एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ठीक है, और यहाँ पर भी गैस है और यहाँ पर भी गैस है, यानी कि ये गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आइसोलेटेड है वो भी, ठीक है, किसके साथ बाइंडेड नहीं है। तो ये मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। अगला देख लो, यहाँ पर देखो सॉलिड से निकल रहा है, ठीक है, आइसोलेटेड तो है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी गैस होना चाहिए था, तब मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इसलिए ये मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। तो समझ रहे हो, एक डीप एक पॉइंट्स को क्या करते हैं एग्जाम वाले घुमाते हैं, बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 3 दे देंगे कि हाँ आइसोलेटेड गैसेस एटम में से निकल रहा रहेगा, ठीक है, गैसेस एटम या फिर आयन से निकल रहा रहेगा, और एक दे देगा अपने को गैस से सॉलिड बना के दे देगा या फिर सॉलिड से सॉलिड बना के दे देगा, तो वो नहीं होगा, है ना। फिर अगला देख लो, इसके ना क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो पता ही नहीं चलता कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला, +1 था, +1 ही है, +2 होना चाहिए था ना। तो ये भी गलत बता दिया इसने, ये भी गलत कर दिया इसने, कुछ लफड़ा कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, ये आइसोलेटेड नहीं, एक गैस है और ये भी गैस है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन ये क्या है? आइसोलेटेड नहीं है, ये क्या है? अपना मॉलिक्यूल वाले स्टेट में है, एटम वाले स्टेट के अंदर है नहीं, ये मॉलिक्यूल है ना कि एटम है ये, लेकिन अपने को क्या चाहिए? गैसेस एटम चाहिए, लेकिन तो गैसेस मॉलिक्यूल है, इसलिए ये मेरे पास गलत हो जाएगा। तो डेफिनेशन अच्छे से देखना, एनर्जी कितनी दोगे? एक आइसोलेटेड गैसेस एटम, यानी कि एक अकेला एटम होना चाहिए, वो गैस होना चाहिए, उसमें से कितना एनर्जी मैं दूँ ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकले और वो भी गैसियस वाला ही आयन बने, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या है? आइसोलेटेड गैसेस एटम है, हाँ ठीक है। H2 होता तो वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि H2 क्या मॉलिक्यूल है, लेकिन H है आइसोलेटेड गैसेस एटम गैस है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और वो भी गैस बन रहा है, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो एक बारीकी से अपन ने समझ लिया कि कौन आयन किसको आयोनाइजेशन एनर्जी
बोलते हैं और किसको नहीं बोलते, कि क्या क्या देखना रहता है कि पहले वो हमारा डाइमर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि डाइमोलिक्यूल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक आइसोलेटेड एटम होना चाहिए और वो गैस होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में भी वो गैस होना चाहिए, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल के उसके ऊपर चार्ज कम हो जाना चाहिए, ठीक है, चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाना चाहिए, तो वो सारी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि हमेशा किसी में से इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूंगा तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन देगा, वरना कोई भी ऐसा अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ओवरकम। किसको ओवरकम करना है मुझे? जेड इफेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियर को अगर मुझे ओवरकम करना है, क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव रहेगा वही तो आउटर मोस्ट, ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस कितना से खींच रहा रहेगा, ठीक है, और बीच में जो रहेगी वो फैमिली वाले रिपेल कर रहे रहेंगे। तो ये न्यूक्लियस तो जेड से खींच रहा है, फैमिली वाले सिग्मा से रिपेल कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरे पास, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव तो देखा कि न्यूक्लियस कितने से खींच रहा है, तो वही अपने को किसको ओवरकम करना है, इसी को ओवरकम करना है कि जो न्यूक्लियस जितने एनर्जी से इसको खींच रहा रहेगा उतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, जिससे क्या हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चंगुल से निकल जाए और बाहर चले जाए, तो वही अपने को देना पड़ेगा। इसलिए अपने को एनर्जी हमेशा देना क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है उसको हमें नलिफाई करना रहेगा, तो वो उतना ही एनर्जी अपने को देना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही एनर्जी जब मैं दूंगा तब वो क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो वसूली जैसा है कि भाई मैंने, वो न्यूक्लियस क्या बोलेगा, मैंने ना इलेक्ट्रॉन को किडनैप कर लिया है, ठीक है, मैं जेड इफेक्टिव वाला एनर्जी से किडनैप कर लिया है, मैं तेरे से जेड इफेक्टिव वाला मैं मांग रहा हूँ, ठीक है, पैसा मांग रहा हूँ, ठीक है, पैसा मांग रहा हूँ, रिश्वत मांग रहा हूँ, तो मैं वो जेड इफेक्टिव वाली एनर्जी दे दे और मैं इसको छोड़ दूंगा, जाओ लेके जाओ अपने बच्चे को। तो वही सेम है, ये जेड इफेक्टिव इसको मैंने, ठीक है, जेड इफेक्टिव जब मैं जितनी एनर्जी मैं जिसको दूंगा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो वही है। इसलिए एनर्जी हमेशा क्या है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी हमें से देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो जेड इफेक्टिव से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, उसको छुड़ाना है तो एनर्जी देकर ही छुड़ाना पड़ेगा, पैसे देकर ही छुड़ाने पड़ेंगे। तो एनर्जी की समझ गया एंडोथर्मिक क्यों होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जेड इफेक्टिव को ओवरकम करना रहता है, ठीक है, एनर्जी देकर। फिर क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो एनर्जी की जगह पोटेंशियल आ गया, तो वही है, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है। तो अपने को पता है एनर्जी क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल हो जाता है। तो एनर्जी की जगह क्या होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन चार्ज हो जाएगा। तो वही है, फॉर्मूला पूरा सेम है, खाली चार्ज से डिवाइड कर दो उसके अंदर, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपने को देखने को मिल जाएगा। तो ये खाली डेफिनेशन इसका पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स का पढ़ते हैं ना, यू इक्वल्स टू क्यू वी, ठीक है, पढ़ते हैं ना अपन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी पढ़ते हैं, सेम टू सेम। आयोनाइजेशन एनर्जी है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल अपने को चाहिए तो चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो भाई डेफिनेशन इसका देखना था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी देखा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखा, अब आता है मेरे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी चेंज when 1 mole of electron is removed from an isolated gaseous atom, यानी कि आइसोलेटेड जो गैसेस एटम है, ठीक है, गैसेस एटम है, इसमें से जब मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितनी एनर्जी चेंज होगी, मतलब कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। चेंज यानी कि डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है आयन एनर्जी कहना, क्योंकि हमेशा देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कितना एनर्जी मुझे देना पड़ेगा जब मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से निकालूंगा, तो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग लगेगी एंथैल्पी चेंज, तो उसी को ही बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीनों का डेफिनेशन समझ गया। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कितना एनर्जी मुझे देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा मुझे उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन एंथैल्पी क्या होता है, मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में जो चेंज इन जो हीट आएगा, ठीक है, चेंज इन जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, उसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सारे डेफिनेशन है, इसी के ऊपर क्या हो जाता है, स्टेटमेंट में पूछ लेगा घुमा के कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो डेफिनेशन सबका दे देगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का दे देगा, पोटेंशियल का दे देगा, एंथैल्पी का दे देगा, और उसमें से 1-2 गलत डेफिनेशन दे देगा कि इसमें 1 मोल है तो 1 मोल वो दे देगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में 1 मोल निकालना रहता है, नहीं, लेकिन 1 मोल इसमें से निकालना रहता है, एंथैल्पी के लिए चाहिए रहता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या देते हो, खाली 1 ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी चलेगा, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है, तब जो चेंज इन रिएक्शन आता है अपने को, ठीक है, वो अपने को देखना पड़ता है। सारी की सारी एनसीईआरटी के अंदर है डेफिनेशन, ठीक है।
फिर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। समझो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसेस एटम में से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सक्सेसिव यानी कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जो मेरे पास बचा हुआ एटम बचा उसमें से मैं एक और निकालूंगा, फिर जो बचा उसमें से मैं एक और निकालूंगा। तो जो पहली एनर्जी देनी थी, फिर बाद में जो निकालने के बाद में जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, फिर बाद में वो भी निकालने के बाद में जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, इन तीनों एनर्जी को मैं कंपेयर करना है कि कौन सी एनर्जी बड़ी है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देखा गया कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमेशा क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। क्या हमेशा क्या होता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ती जाती है ना। क्यों, ये तो एकदम जनरल ट्रेंड है। क्या क्यों, देख लो ध्यान से। एक मैं वो से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसके पास क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, बहुत सारे क्या कुरकुरे का पैकेट है, ठीक है। उसमें से मैंने एक कुरकुरा निकाला, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं दूसरा निकालने जाऊँगा ना, उसमें से एक कुरकुरा, ठीक है, एक कुरकुरे का वो, ठीक है बाइट, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। जब मैं तीसरा निकालने जाऊँगा ना, तो वो देगा ही नहीं, वो अपने को देगा ही नहीं। उसमें मुझे बहुत एनर्जी लगेगी कि बहुत उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, फिर उसको छीनना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा। सेम टू सेम वही है कि कुरकुरे जैसे ही है, कुरकुरे में से अपने को यही निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। वही सेम टू सेम एटम में से अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है। कुरकुरे में से जैसे कुरकुरे निकालना था पैकेट में से बच्चे से, वैसे ही ये बच्चा ही है न्यूक्लियस जो बच्चे जैसा है, उसमें से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, चलो दे देगा। दूसरा जब निकालने जाऊँगा थोड़ा जिद करेगा, नहीं नहीं एक दो दे दिया ना, अभी दूसरा क्यों दूँ। तीसरा जब आएगा तो बहुत जिद करेगा, बहुत उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है, मारना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम वही है। तो इसका असली रीज़न देख रहे थे, बोला तो मैंने एनालॉजी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। असली रीज़न क्या होता है, फॉर एग्जांपल एनर्जी आपने को पता कि आइसोलेटेड गैसेस एटम है एल्यूमिनियम, उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और जो मेरे पास क्या है ना यूनिपॉजिटिव आयन बन गया, उसको एनर्जी 1, और उसका साइज़ क्या था, इतना था। तो एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम प्लस का साइज़ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम के कंपेयर में छोटा हो जाएगा। अगर वो छोटा है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाता है तो न्यूक्लियस का दबदबा इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाएगा, क्योंकि अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी ऑब्वियसली क्या बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट न्यूक्लियस के पास आ गया है। फिर Al2 प्लस क्या हो जाएगा, Al+ से भी छोटा हो जाएगा। अभी अपन साइज़ पढ़ के ही तो आए, साइज़ क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नेगेटिव, इनवर्स प्रोपोर्शनल पॉजिटिव, पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है तो साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इस थर्ड वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाएगा और न्यूक्लियस आसानी से उसको जकड़ कर रखेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए एनर्जी सक्सेसिव एनर्जी मेरे पास क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, साइज़ घट रहा है तो मेरे पास क्या एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। साइज़ घटता है तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ जाएगा, न्यूक्लियस अच्छे से पकड़ के रखेगा और जाने नहीं देगा। और वही कुरकुरे वाला एग्जाम्पल बता दिया मैंने, ठीक है। ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन मैं कुरकुरा निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो फिर थोड़ा सा और वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला निकालूंगा, फिर और प्रोटेक्टिव हो जाएगा। तीसरा वाला में तो देगा ही नहीं, सेम टू सेम पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक है, कुछ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा, साइज़ थोड़ा छोटा हुआ। दूसरा निकालूंगा और साइज़ छोटा हो गया, तो बहुत साइज़ छोटा हो गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में ही रहेगा, तो न्यूक्लियस अच्छे से पकड़ के रखेगा और तीसरा वाला मेरे को निकालने ही नहीं देगा, मतलब वेरी हाई एनर्जी हो जाएगा। इसलिए सक्सेसिव एनर्जी क्या होता है, मेरे पास बढ़ता है। क्यों, क्योंकि साइज़ घटता है तो एनर्जी मेरे पास क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो देख लेते हैं अपन एक फैक्टर देखा कि साइज़ होता है, तो अपन देखते हैं और भी कुछ फैक्टर्स है क्या जो एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। हाँ, तो सारे फैक्टर्स देख लेते हैं जो फिर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड फैक्टर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं आयन एनर्जी, तो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हो जाएगा कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो मेरे पास क्या आयनाइजेशन एनर्जी भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि जो फैमिली वाले अगर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, फैमिली वाले क्या रहेंगे तो रिपल्सन करवाते, ज़्यादा रिपल्सन रहेगा, ज़्यादा रिपल्सन यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बहुत दूर हो जाएगा, किससे, बहुत दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। अगर बहुत दूर हो जाएगा क्योंकि रिपल्सन है, ठीक है, रिपल्सन से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस का जो पावर रहेगा इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम हो जाएगा क्योंकि दूर है, डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। तो वही होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस करना क्या होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ी सी दूर की वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक हो जाएगा तो कम एनर्जी के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो वही है कि जैसे जैसे मैं रिपल्सन को बढ़ा दूंगा तो कम आयन एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वही है, रिपल्सन बढ़ा, शील्डिंग बढ़ा तो आयन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है शील्डिंग का। तो ये वाला भी अपने को समझ आ चुका
है। फिर उसके बाद आयनाइज एनर्जी इज इन्वर्सली अपोर्शनल टू साइज, ठीक है। आयनाइज एनर्जी इज इन्वर्सली अपोर्शनल टू साइज। तो अभी अपन ने देखा कि साइज़ यानी कि इसका साइज़ बड़ा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ज़्यादा दूर रहेगा किससे, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का पावर कम रहेगा तो इसको मैं आसानी से निकाल लूँगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देके। तो साइज़ बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस के, तो एनर्जी कम लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइज एनर्जी हो जाएगा। फिर एक मस्त बात आता है जिसको बोलते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि D5 हो जाता है और ठीक है P3, D5 और P3। और फुल फील्ड के अंदर D10 और P6, ये जो P6 और S2 ये सारे, और हाफ फील्ड के अंदर S1 भी आ जाता है, ठीक है। तो S1 D5 P3 ये हाफ फील्ड है। और फुल फील्ड के अंदर कौन कौन से मेरे पास D10 P6 और S2, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है, पार्शियली फील्ड से, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा माने जाते हैं स्टेबल, किससे, पार्शियली फील्ड से। तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आयनाइज एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का आयनाइज एनर्जी ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबिलिटी का कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। हमें क्या पता है कि स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। यानी कि जब एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ यानी कि पूरे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होती है, रिलीज़ होती है, तो मेरे पास क्या, स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड के अंदर भी एनर्जी कुछ रिलीज़ होती रहेगी, तभी तो हमारे पास क्या होता है, ये स्टेबल माने जाते हैं। तो हाँ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो हमारे को जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं उसके अंदर हमारे पास एक टाइप की एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको बोलते हैं अपन एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो हाफ फील्ड फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं D5 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, D5। तो D5 के अंदर क्या है, D के अंदर 5 ऑर्बिटल अपने को पता ही है। तो D5 1 2 3 4 5, इसके अंदर मैं कितने एक्सचेंज एनर्जी यानी कि जो मैं सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को मैं जब एक्सचेंज करूँगा, जितने ज़्यादा नंबर बार एक्सचेंज करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी। तो D5 जो है उसके अंदर ये सारे सेम स्पिन के यानी सारे अपवर्ड है, तो इनको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। मैं किसको किसके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, इसको मैं इसके साथ कर सकता हूँ, फर्स्ट को मैं थर्ड के साथ कर सकता हूँ, फर्स्ट को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर सेकंड को इसके साथ, सेकंड को इसके साथ, इसके साथ, फिर थर्ड को इसके साथ, थर्ड को इसके साथ, फिर फोर्थ को इसके साथ। तो मैं इतने सारे एक्सचेंज कर सकता हूँ D5 के अंदर। और P3 तो मैं जितना एक्सचेंज करूँगा मेरा उतना एक्सचेंज एनर्जी रिलीज़ होगा और उतना स्टेबल माना जाएगा। लेकिन अगर मैं D10 की ठीक है, ये तो D5 था, ये तो हाफ फील्ड था, तो D10 के अंदर भी मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि D10 कैसा होता है मेरे पास, ऐसा होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और मेरे पास आ जाता है एक उल्टा, एक उल्टा, एक उल्टा, एक उल्टा, एक उल्टा। तो D10 के अंदर हमेशा जो एक्सचेंज होते हैं हमेशा सेम स्पिन वाले के साथ में ही होता है, यानी कि जो अपवर्ड है वो अपवर्ड के साथ में एक्सचेंज करेगा, ठीक है। लाल वाला लाल के साथ ही करेगा, क्योंकि अपवर्ड के साथ ही करता है। अपवर्ड जो है वो डाउनवर्ड स्पिन के साथ में नहीं करता है, ठीक है। तो ऊपर वाले के साथ ही करेगा, फिर ये वाला इसके साथ, 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 ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। यानी कि D5 में जो हो रहा था वो एक बार यहाँ पर हो रहा था। और एक हरा कलर वाला भी है, तो हरा कलर वाला जो है वो खाली हरे कलर वाले के साथ ही करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड वाला डाउनवर्ड वाले के साथ। तो सेम हरा कलर वाला भी क्या करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। यानी कि जो D5 में हो रहा था वो इसके ना 2 बार हो रहा है, मतलब इसके ना ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। D10 के ना ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो D10 क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो जो D10 का क्या माना जाएगा, एनर्जी ज़्यादा माना जाएगा। तो वही है कि जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो है उनका आयनाइज एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा पार्शियली फील्ड से। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कंपेयर करूँ तो फुल फील्ड का ज़्यादा हो जाता है, किससे, हाफ फील्ड से। क्यों, क्योंकि फुल फील्ड के अंदर क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज करा सकते हैं सेम स्पिन वालों के बीच में, इसलिए ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी अपने को देखने को मिलेगी। और ये कंसेप्ट कहाँ पर दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर के NCERT के हरे डब्बे के अंदर दिया गया एक एक पेज मैंने चार्ट लिया है, ठीक है। इसलिए जो भी बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। कोई बोल देगा D5 और D10 जो है, ठीक है, जो ये ज़्यादा स्टेबल क्यों माने जाते हैं, ठीक है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबल क्यों, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि इसका ना इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सेम स्पिन के बीच में अगर इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तो क्या हो जाता है, इनका एक्सचेंज एनर्जी रिलीज़ होती है, और एक्सचेंज एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ होगी। जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी यानी एनर्जी कम होगी, और स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कम, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबल माना जाएगा। और स्टेबल कोई भी स्टेबल है इसमें से एनर्जी अपने को ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो वही है, तो समझ गया कि नहीं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड दिया जाए तो उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। समझ गया एक्सचेंज एनर्जी। एक एक्सचेंज एनर्जी का एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, हाथों हाथ में यही करवा देता हूँ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, लेकिन क्या हाथों हाथ यही करवा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, जेई मेन नहीं सॉरी जेई एडवांस का है, क्या बोलता था वो
कि D5 फॉर एग्जाम्पल बोल जाता है उसने जो D5 का जो एक्सचेंज एनर्जी है उसने बन लिया x से, ठीक है, कितना x जूल है एक्सचेंज एनर्जी कितना D5 कॉन्फ़िगरेशन का। तो बताओ, उसने बोला कि बताओ कि D6 का कितना होगा, ठीक है, D6 का एक्सचेंज एनर्जी कितना हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, D5 करना, देखो बना कर देखते हैं। D5 में कितना होता है, 5 हो जाता है मेरे पास, ठीक है, 5 है तो 1 2 3 4 5। और D6 के अंदर मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा 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 1 2 3 4 5 और एक छठवा भी आएगा, ठीक है, छठवा जो रहेगा वो वापस ऐसा अपोजिट स्पिन का रहेगा। तो देख लेते हैं किसमें कितना एक्सचेंज होता है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो पहला वाला इसके साथ एक्सचेंज करेगा, फिर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, ठीक है, ये कर लेगा, फिर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ। इतने एक्सचेंज हो गए। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे करा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है, कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी सेम टू सेम एक्सचेंज इसने भी किए। लेकिन हरे वाला क्या एक एक्स्ट्रा है, एक खाली एक इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा हरा वाला, और हरे वाला क्या अपोजिट स्पिन है, और हरे वाले से कोई मैच करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने को दिख रहा है, एक और हरा वाला कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है डाउनवर्ड स्पिन का नहीं। जब एक और हरा वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये हरा वाला एक्सचेंज करेगा किसके साथ, एक्सचेंज ये किसी के साथ करेगा ही नहीं। यानी कि जितने एक्सचेंज इसमें हो रहे थे ऊपर D5 के अंदर, सेम टू सेम नंबर ऑफ एक्सचेंज D6 के अंदर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस एक्सचेंज कभी भी सेम स्पिन के बीच में होता है। तो डाउनवर्ड वाला जो हरा वाला है उसका कोई पार्टनर ही नहीं है, कोई पार्टनर नहीं तो एक्सचेंज कैसे करेगा, ठीक है, स्वैप कैसे करेगा, ठीक है। तो जब है ही नहीं, तो जब इसमें भी सेम नंबर ऑफ एक्सचेंज है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें एक्स एनर्जी दे रहे तो इसमें भी एक्स ही एनर्जी देंगे। और यही था मस्त सा सवाल, ठीक है, जेई मेन और जेई एडवांस में आया था। ये D5 का एक्सचेंज एनर्जी एक्स जूल है तो D6 का बताओ, सेम ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंज तो सेम ही हो रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज सेम, तो एक्सचेंज एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। कंसेप्ट समझ रहे हो? बढ़िया था ना, मस्त मज़ा आया ना कि नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे देखना है, सेम स्पिन के बीच में ही कराना है। फिर आ जाता है हमारे पास आयन एनर्जी का, अपन देख लेते हैं पहले नॉन एक्सेप्शनल ऑर्डर देख लेते हैं। सबके बीच में अपन पहले नॉन एक्सेप्शनल ऑर्डर देखेंगे, फिर एक्सेप्शनल ऑर्डर अपन देख लेंगे, ठीक है। पहले नॉन एक्सेप्शनल देखेंगे फिर एक्सेप्शनल देखेंगे। नॉन एक्सेप्शनल किस किस के बीच में होता है, ग्रुप 1 2 15 16 17 ग्रुप 18 के बीच में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इनके ना क्या होता है मेरे पास टॉप से बॉटम क्या होता है, टॉप से बॉटम मेरा साइज़ बढ़ता है ग्रुप के अंदर, अपने को पता है। और अभी अभी मैं बताया जब भी साइज़ बढ़ेगा यानी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, दूर रहेगा ज़्यादा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल रहेगा नहीं, न्यूक्लियस का ज़्यादा कंट्रोल रहेगा नहीं, तो ये अटैच कम रहेगा न्यूक्लियस से, तो कम एनर्जी में ही इसको मैं निकाल लूँगा। तो कम एनर्जी में निकाल लूँगा तो एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो कम एनर्जी में निकाल लूँगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस इससे बहुत दूर है, ठीक है, ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, तो एनर्जी मेरे पास क्या होता है, कम हो जाएगा। तो ये तो अपन अभी देखा था, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर है तो कम एनर्जी में मैं क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा, ठीक है। ये इसका रीज़न मेरे पास हो जाता है, ठीक है। टॉप से बॉटम जो नॉन एक्सेप्शनल था उनका देख लिया अपन ने, ठीक है। फिर अपन देखते हैं एक्सेप्शनल देख लेते हैं ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर देख लेते हैं, एक्सेप्शनल ऑर्डर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बन जाता है। और उनका मेरे पास ट्रिक है एक्सेप्शनल ऑर्डर का, ठीक है। कोई भी नहीं बताएगा, सब बोलेगा रट लो, लेकिन अपने को रटना नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रिक है, ट्रिक को तो याद रखना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद में बहुत सिंपल हो जाएगा। तो एक्सेप्शन किस किस में कौन कौन से ग्रुप में अपने को देखने को मिलता है एक्सेप्शनल ऑर्डर, वो भी अपन देख लेते हैं। कौन कौन से ग्रुप में, ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने सारे ग्रुप के अंदर अपने को एक्सेप्शनल ऑर्डर देखने को मिल जाता है। किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो अपन डी ब्लॉक का जो हो जाता है, ठीक है, पूरा का डी ब्लॉक का जो एक्सेप्शनल ऑर्डर देख लेगा, यानी कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 का पूरा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप से ग्रुप 12 का पूरा मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, लिखना कैसे, पहले ग्रुप 3 लिखो, फिर उसके नीचे 4 5 6 लिखो, फिर उसके नीचे 7 8 9 लिखो, इतना लिख लिया, ठीक है, लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। फिर 9 हो गया, फिर उसके ऊपर जाओ 10 लिखो और वापस नीचे आके 11 12 लिख लो। पहले लिखने का तरीका देखो, पहले 3 4 5 6 लिखा, 7 8 9 लिखा, 9 के बाद में उसके ऊपर गया 10, फिर वापस इधर 11 12 लिख लिया। पहले अपने को लिखने का तरीका आना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाता है, जो ग्रुप 3 हो जाता है उसके अंदर क्या होता है 3D 4D 5D ये ऑर्डर हो जाता है। और ये ऑर्डर तो अपना नॉर्मल ही है, इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ग्रुप 3 के अंदर 3D सीरीज़ है और 4D सीरीज़ है और 5D सीरीज़ है, अपने को पता ही है। और अपने को पता है टॉप से बॉटम का साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ता है तो क्या दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, तो उसका कंट्रोल कम है तो कम एनर्जी के अंदर ही निकल जाएगा। तो मतलब टॉप से बॉटम एनर्जी घट रहा है, टॉप से बॉटम एनर्जी घट रही है, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं ग्रुप 3 के अंदर। तो ग्रुप 3 का मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो 3D 4D 5D ये तो नॉर्मली ऑर्डर है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 4 5 6 और 10 ग्रुप के लिए अपने को क्या करना है, खाली जो लास्ट के दो उनको क्या कर दो, ठीक है।
5D 4D 3D, यानी इसको पूरा क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, ट्रिक क्या है, पहले ग्रुप 3 का सेम है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर जो अगला वाला जो अपन ने लिखा था ऐसे ट्रिक के अंदर जो लिखा था अपने सारे ग्रुप, उसको क्या करना है, इसका क्या रिवर्स कर दो। पहले 5D आ जाएगा, फिर 4D, फिर 3D, तो रिवर्स कर दिया, ये अपने को समझ गया। फिर उसके अगले वाले के अंदर अपने को क्या करना है, अगले वाले के अंदर अपने को करना है, पहले पूरा रिवर्स कर दिया, फिर लास्ट के खाली 2 ही को रिवर्स करो, लास्ट के 2 ही को रिवर्स करो, मतलब 3D यहाँ पर आएगा, 4D यहाँ पर आ जाएगा। तो ट्रिक समझना कैसे लिखना है, पहले 1 2 3 कर दिया, वापस बता रहा हूँ। तो डी ब्लॉक के जो भी आयन एनर्जी है उनका सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले ग्रुप 3 लिखो, 4 5 6 लिखो, 7 8 9 लिखो, फिर उसके ऊपर जाओ 10 लिखो, 11 12 लिख दो। ठीक है, फिर जो ग्रुप 3 है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि टॉप से बॉटम क्या होता है मेरे पास, साइज़ बढ़ रहा है। टॉप से बॉटम अगर मेरा साइज़ बढ़ रहा है तो दूर जा रहा है तो कम एनर्जी में निकल रहेगा, तो टॉप से बॉटम मेरा एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर उसके बाद में क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, इसी को पूरा रिवर्स कर दिया तो 5D 4D 3 हो जाएगा। फिर लास्ट के 2 को रिवर्स कर दो, खाली लास्ट के 2 को मैंने रिवर्स कर दिया, तो पूरा का पूरा डी ब्लॉक अपने को याद हो गया, पूरा का पूरा डी ब्लॉक का अपने को याद हो चुका है। फिर ग्रुप 13 एंड 14 के अंदर अपन देख रहे थे क्या एक्सेप्शन हो जाता है। ग्रुप 13 एंड 14 के अंदर मेरे पास क्या एक्सेप्शन हो जाता है। तो ग्रुप 13 जो है उसका नाम मेरे पास हो जाता है बोटल गल इन। ठीक है, तो अपने को याद रखना है बॉटल गल इन, यानी बॉटल तो अपने को पता है ना, बॉटल पानी की बॉटल जो होती है, बॉटल गल इन यानी गल यानी कि गला, गले के अंदर बॉटल मैंने डाल दिया, पानी मतलब बॉटल का पानी मैंने गले के अंदर डाल दिया। तो इसका ट्रिक समझा कि नहीं, बॉटल गल इन यानी कि गले के अंदर मैंने अपना बॉटल का जो पानी था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, इन यानी कि अंदर। ठीक है, बॉटल गल इन, गल यानी गला, बॉटल यानी बॉटल, गल यानी गला, इन यानी कि अंदर। तो बॉटल का जो पानी था वो मैंने गले के अंदर डाल दिया। तो ये मेरा ट्रिक समझ गया, ग्रुप 13 का ट्रिक समझ गया, क्योंकि इसका ना कहता है एक्सेप्शन था। ठीक है, तो अपने को आयन एनर्जी ग्रुप 13 का याद रखना पड़ेगा, क्या होता है बॉटल गल इन। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो जाता है, तो जहाँ पर भी अपने को एक्सेप्शन दिखता है 2 रीजन हो जाता है, एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है मेरे पास लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑर्डर कैसे होना चाहिए था मेरे पास, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसा होना चाहिए था ऑर्डर। और टॉप से बॉटम साइज़ बढ़ रहा है तो मेरा क्या घटना चाहिए था, ऐसा ऑर्डर, ऐसा होना चाहिए था मेरे पास। लेकिन मेरे पास क्या हो गया है, मेरे पास क्या हो गया है कि मेरे पास ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो इंडियम थेलियम और एल्यूमिनियम गैलियम के अंदर क्या हो गया, मेरे पास दिक्कत आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है गैलियम के अंदर, क्योंकि इससे पहले 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और जो थेलियम है इसके पहले मेरे पास 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है, पुअर शिल्डिंग है इनकी भी और इनकी भी पुअर शिल्डिंग है। उसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उसकी वजह से मेरे पास ये ऑर्डर आ जा रहा है। तो रीजन कोई पूछेगा क्या क्यों हो रहा है ये ऑर्डर, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसके डीप में अपने को नहीं जाना है, एंड में अपने को याद ही रखना है क्या, बॉटल है, बॉटल का पानी मैंने क्या डाला, गले के अंदर डाला, इन यानी अंदर, बॉटल गल इन, बॉटल गल इन मतलब बॉटल का पानी गले के अंदर, समझ गया। और रीजन कोई पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, उससे पहले मेरा 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, किससे, गैलियम से पहले, तो ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और जो मेरे पास इंडियम है उससे पहले मेरे पास 14 ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, उसके पुअर शिल्डिंग हो जाएगा, तो वहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो उनसे क्या लेना देना आयन एनर्जी का, क्योंकि आयन एनर्जी का लेना देना है साइज़ के साथ। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइज़ घटेगा तो आयन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए हमारा साइज़ के साथ लेना देना होता है आयन एनर्जी का, इसलिए क्या होता है आयन एनर्जी का ऑर्डर अपने को अलग मिल जाता है। तो ग्रुप 13 का अपने को समझिएगा, रटना ही है, लेकिन थोड़ा पूछ लेगा एग्जाम में कि रीजन क्या होता है, तो 2 ही रीजन हो जाएगा, ट्रांजिशन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर ग्रुप 14 का क्या होना चाहिए था, कौन सी गीता, स्नेहा प्रभा होना चाहिए था, है ना, स्नेहा प्रभा, लेकिन प्रभा स्नेहा होगा, सेम टू सेम, कि जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर रीजन, तो स्नेहा से ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, जो प्रभा जो है प्रभा, ठीक है, प्रभा के पहले 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसका साइज़ क्या हो जाता है मेरे पास, पुअर शिल्डिंग होता है, पुअर शिल्डिंग का साइज़ क्या हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा, तो उसका आयन एनर्जी बढ़ जाएगा, क्यों कि आयन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ छोटा, तो आयन एनर्जी बढ़ जाएगा, आयन एनर्जी बढ़ गया किससे, 10 से। ठीक है, तो लीड का एनर्जी बढ़ गया, सेम टू सेम वही रीजन है। यहाँ पर खाली अपने को यहाँ पर देखने मिलता है, यानी कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर रीजन है, और यहाँ पर अपने को क्या रीजन है, यहाँ पर पूरा का पूरा उल्टा रीजन हो जाता है, रीजन सेम है लेकिन पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर खाली एक ही स्वैप हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा खेल ही बदल जाता है। और रीजन क्या है, लेंथेनाइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, समझ गया ये वाला भी। तो अपने ना ये वाला ट्रिक देख लो। अब ये वाला जो अपन ने पढ़ा था, ये वाला, इसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब कैसे लगाओगे ये डी ब्लॉक वाला, ये वाला तो अपने को बता, डायरेक्ट एलिमेंट्स दिए रहेगा, अपने को याद रखना, बॉटल गलिन और कौन सी गीता, स्नेहा प्रभा, तो प्रभा ऊपर हो जाएगा, स्नेहा नीचे, क्यों, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और ये तो अपने को याद रखना है, और उनका रीजन भी अपने को याद रखना है। तो ये वाला अपन क्या कहते हैं, अप्लाई कर लेते हैं डी ब्लॉक वाला जो अपन ने याद किया। तो पहले देख लेते कॉपर AgAu, अपने को पता है
कॉपर AgAU क्या कौन से डी ब्लॉक के, और ये क्या है मेरे पास 11th ग्रुप के। अब देखो 11th ग्रुप हमारे पास कहाँ पर था, पहले मैंने बता दिया, लिखने का तरीका लिख लो, 3 4 5 6 लिख लो, 7 8 9 लिख लो, यहाँ पर 10 लिख लो, 11 12 लिख लो। फिर ये क्या जनरल ऑर्डर, जो ऑर्डर हो जाता है टॉप से बॉटम मेरे पास घटता है तो वो वाला ऑर्डर हो जाएगा। फिर इसका पूरा उल्टा लिख लो और लास्ट के 2 को उल्टा कर दो। तो अपने लिखने को पूरा पहले ये बना लेने का, जब भी डी ब्लॉक का दिया रहेगा पूरा का पूरा बना लेने का, ठीक है, दिमाग में कुछ नहीं करने का, ये करने का। अब देखो ये 11 ग्रुप का है तो 11 ग्रुप की तरह रहा, हाँ 11 ग्रुप की तरह रहा। तो 11 ग्रुप का ना क्या ऑर्डर है 5D 4D 3D, 5D 3D 4D, क्या 5D 3D 4D। तो पहले देख लो शक्ति वक्त क्या मेरे पास कॉपर AgAU, तो ये मेरे पास कॉपर 3D है, ये मेरे पास 4D है और 5D है। ये 5D सीरीज़ का है, ये 3D का है, ये 4D का है, 5D सीरीज़ का है। तो पहले 5D सीरीज़ का आ जाएगा, यानी पहले सबसे पहले गोल्ड को लिख दूंगा मैं, AU को लिख दूंगा। फिर 3D सीरीज़ का आ रहा है, 3D सीरीज़ का कौन है कॉपर, जब मैं कॉपर को लिख रहा हूँ। फिर मेरे पास कौन से सीरीज़ का आ रहा है 4D का, तो 4D का कौन है AG, तो AG लिख दूंगा। तो ऐसे अप्लाई करना है। तो सवाल अपने को देखा, अपने को पहचाना है, अच्छा ये डी ब्लॉक का एनर्जी पूछ रहा है, हाँ तो डी ब्लॉक का मुझे ट्रिक पता है, पूरा मैं ट्रिक लिख दूंगा। मैं देखना कौन से ग्रुप का पूछ रहा है, तो कौन से सीरीज़ के जो भी एलिमेंट है उसको मैं अरेंज करके लिख लूँगा। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं अपन, लिखा पढ़ो पंडित, कौन सा लिखा पढ़ो पंडित, तो ये भी मेरे पास कौन सा है डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है, ठीक है। कौन सा 11th ग्रुप का है, ये कौन सा ग्रुप का शक्ति वक्रम फीको नीकूजन सॉरी, तो ये 10th ग्रुप का है, ठीक है, 10th ग्रुप का है। 10th ग्रुप का ये मेरे पास 3D है, ये मेरे पास 4D है और ये मेरे पास क्या 5D है। 10th ग्रुप का ना मेरे पास क्या होता है देख लेते हैं, 10th ग्रुप का ना 5D 4D 3D ऑर्डर आता है। तो 5D 4D 3D, तो 3D 4D 5D, ठीक है। तो 5D 4D 3D यानी कि PT आएगा, फिर PD आएगा, फिर NI आएगा, तो वही PT PD फिर NI आएगा। तो सेम टू सेम पहले ग्रुप पहचानो, फिर ग्रुप का क्या देख लो ऑर्डर देख लो और वो उसी का रेंज में लिख लो। फिर अगला देख लो, समझ रहे हो कि नहीं, डी ब्लॉक का अपने को अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं, एक ट्रिक बता दिया सीरीज़ का कि कौन सा 3D 4D सीरीज़ का है और कौन से ग्रुप का है, और मस्त मैंने क्या कर दिया सारे सवाल पूरा का पूरा डी ब्लॉक याद करवा दिया। देख रहे हो हलवा है कि नहीं, अपने ट्रैक जिंदाबाद, ठीक है। तो देख शक वाइला ये कौन सा है ग्रुप 3 का है, तो ग्रुप 3 का ना मेरे पास क्या होता है 3D 4D सीरीज़ ही हो जाता है, यानी कि ऑर्डर ऐसा ही रहेगा। तो देखो ऐसा ही ऑर्डर रह जाएगा, समझ गया। एक तो टाइप का सवाल ऐसा रहेगा डी ब्लॉक में, ऐसा सवाल पूछ लेगा, और ये वाला तो डायरेक्ट अपने को पूछ लेगा, इसमें कोई चिंता नहीं। बॉटल गलिन हो जाएगा और स्नेहा प्रभा का स्वैप हो जाएगा, और रीजन क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। टाइप 2 के सवाल देख लो, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। इन सवाल में क्या पूछा जाता है, कंपेयर करने बोलता है कि 2 एलिमेंट दे देंगे और उनका कंपेयर करो, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, ये सारे क्या कर दो कंपेयर कर दो। जब भी बोला जाए आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 1 का हमारे पास मतलब क्या होता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब होता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन मत निकालो उस एलिमेंट में से और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और एक भी इलेक्ट्रॉन मत निकालो और डायरेक्टली उसका क्या कर दो चेक करो कि आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना सीख लो। कंपेयर करने तो अपने को आता है कि हाफ फील्ड का ज़्यादा हो जाता है और फुल फील्ड का ज़्यादा हो जाता है पार्शियल फील्ड से, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का ज़्यादा हो जाता है पार्शियल फील्ड से, ठीक है, और यूनिवर्सिटी पर्सन साइज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ अपने को पता ही है। तो अपने को अगर आयनाइजेशन एनर्जी 1 पूछे है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मत निकालो और डायरेक्टली चेक कर लो। आयनाइजेशन एनर्जी 2 पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो और फिर जो बचता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको चेक करो, और आयनाइजेशन एनर्जी 3 पूछे तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो और जब जो बचता है कॉन्फ़िगरेशन उसको अपन चेक करो। उनको एग्जांपल समझेगा तब अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन 1 यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन मत निकालो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से चेक करो, 2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालो फिर चेक करो, 3 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालो फिर चेक करो। तो पूछ रहा अपने को आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 कंपेयर करो क्रोमियम और मैग्नीज का, किसका क्रोमियम और मैग्नीज का। क्रोमियम और मैग्नीज का मैं आयनाइजेशन 1 कंपेयर करता हूँ। तो पहले मैंने 1 यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा वैसे ही लिखना है। तो क्रोमियम का क्या 3d5 4s1 हो जाता है, ठीक है, और मैग्नीज का मेरे पास 3d5 4s2 हो जाता है। 3d5 4s ये 3d4s2 क्यों नहीं हो जाता ये क्रोमियम का, क्योंकि इसका एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाता है और ये हाफ फील्ड को स्टेबल बना देता है और ये भी हाफ फील्ड बन जाता है। तो ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मेरे पास 3d4 ना होकर 3d5 4s1 हो जाता है, क्योंकि दोनों हाफ फील्ड हो जाता है। अपने को पता है कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, ये एक्सेप्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं पढ़ते। तो क्रोमियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है और जो मैग्नीज है उसका भी मेरे पास एटॉमिक नंबर ये है। अब इन दोनों का क्या कर दो, एक भी इलेक्ट्रॉन मत निकालो और चेक करो, क्योंकि क्या बोला मैंने, एक भी इलेक्ट्रॉन मत रिमूव 0 इलेक्ट्रॉन, फिर चेक करो, इनमें कंपेयर करो किस में ज़्यादा रहेगा। फिर देख लो ये मेरे पास क्या हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ठीक है, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो ये फुल फील्ड है। तो अभी मैंने बोल के आया कि जो फुल फील्ड होता है उसका मेरे पास ज़्यादा रहता है हाफ फील्ड से। फुल फील्ड का क्या होगा ज़्यादा होगा, क्यों, फुल फील्ड का क्या होता है ज़्यादा एक्सचेंज अपने को देखने को मिल जाता है।
तो फुल फील्ड कौन सा है, मैग्नीज, तो मैग्नीज का मेरे पास ज़्यादा रहेगा फर्स्ट आयनाइजर यानी क्रोमियम का। फिर आयनाइजर 2 निकालने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालो फिर चेक करो। तो उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा और इसमें से 2 है तो यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास 3d5 बच जाएगा और यहाँ पर 2 था तो एक निकालो तो 4s1। और अब चेक करो तो मैंने बोल दिया हाफ फील्ड ज़्यादा होता है फुल फील्ड से स्टेबल, तो ये भी हाफ फील्ड है, 3d5 भी मेरे पास हाफ फील्ड है, ठीक है, और 4s1 भी मेरे पास क्या हाफ फील्ड है। तो अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल रहेगा, 3d5 ज़्यादा स्टेबल है कि 4s। तो मैंने बोल दिया कि जो न्यूक्लियस के पास होता है ना, न्यूक्लियस के पास, ठीक है, न्यूक्लियस के पास जो ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छे से पकड़ा रहेगा न्यूक्लियस उसको, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। तो न्यूक्लियस के पास कौन होता है, 3d पास होता है कि 4s रहता है, तो 3d ज़्यादा पास है, 3d ज़्यादा पास है अगर न्यूक्लियस के, तो वो ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा न्यूक्लियस उसको, उसके इलेक्ट्रॉन्स को, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो 3d5 है दोनों हाफ फील्ड है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास कौन है, 3d ज़्यादा पास है, इसलिए जो क्रोमियम का मेरे पास आयनाइजर किसका ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नीज से। तो जब अपने को सेम मिल जाए, दोनों हाफ फील्ड मिल जाए, तो देखने का कि कौन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, ठीक है। फिर उसके बाद में आयनाइजर 3 क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये 3d4 बन गया, और इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये मेरे पास 3d5 बन गया, ठीक है, 3d4 एंड 3d5। ये देख लो इसमें से हाफ फील्ड है, हाँ ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड का ज़्यादा होता है फुल फील्ड से, तो ये मेरे पास कंपेयर हो चुका है। तो पहला सवाल समझ गया अपने को कैसे करना है ये वाला, कि जब भी अपने को दिया रहेगा आयनाइजर 1 कंपेयर करने बोल दिया जाए तो 0 इलेक्ट्रॉन निकालो और देख लो कि फुल फील्ड का ज़्यादा होता है स्टेबल हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड का ज़्यादा होता है बाकियों से, ठीक है, और जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा उसमें से निकालना ज़्यादा मुश्किल रहेगा, तो उसका भी आयनाइजर मेरे पास क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिर अगला वाला सवाल क्या बोलता है अपने को, कॉपर और जिंक का कंपेयर करना है, ठीक है। तो कॉपर एंड जिंक का भी मेरे पास वही सेम एक्सेप्शन हो जाता है, क्या एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो कॉपर का होना क्या चाहिए था, 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड मेरे पास ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसको फुल फील्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s वाला इसको दे देगा, 4s1 हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो गया। और ये 3d10 मेरे पास क्या ज़्यादा एक्सचेंज अपने को देखने को मिलते हैं, अभी अपन ने देखा था पीछे कि 4d10 के अंदर ज़्यादा एक्सचेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है, d9 से, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी, तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर d10 4s1 हो जाता है मेरे पास, ठीक है। और जिंक का अपने को पता है 3d10 4s2 मेरे पास होता ही है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से अगर मुझे कंपेयर करना है तो d10 दोनों का, ठीक है। तो पहले आउटर मोस्ट से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, हाफ फील्ड फुल फील्ड में से कौन जीत गया, फुल फील्ड जीत गया, तो जिंक का ज़्यादा हो जाएगा। फिर आयनाइजर 2 देखना है, आयनाइजर 2 देखना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लो, यहाँ पर 4s1 बच गया, तो यहाँ पर 3d10 और 4s1, ये मेरे पास फुल फील्ड है, ये मेरे पास क्या हाफ फील्ड है, ठीक है, ये फुल फील्ड है और ये मेरे पास हाफ फील्ड है। तो कौन किसमें से ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कॉपर में ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये फुल फील्ड में से निकालना है, तो इसका आयनाइजर एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा। आयनाइजर 3 देख लेते हैं, आयनाइजर 3 यानी कि कितना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ये d9 बन जाएगा और ये d10 बच जाएगा जिंक वाला। जब d10 बन जाएगा जिंक वाला तो ये मेरा ये d9 है, ये d10 है, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, फुल फील्ड का ज़्यादा हो जाता है, तो जिंक का ज़्यादा हो जाएगा कॉपर से। तो अपन ने सीख लिया, 2 टाइप के सवाल देख लिया। एक टाइप का, पहला वाला टाइप का सवाल क्या था मेरे पास, कि अपने को डायरेक्टली ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है, कि पी ब्लॉक का पूछ लेगा अपने को, और डी ब्लॉक का अपने को पूछ लेगा, तो अपने को पहले सीरीज़ पहचानना है, फिर वो ट्रिक में से अपने को ढूंढना है कौन सा कहाँ पर ग्रुप है, ठीक है, 3d 4d 5d, फिर उसको स्वैप, फिर उसका पूरा उल्टा, फिर लास्ट के 2 को स्वैप करके, फिर उसके बाद पूछ लेगा 1 2 3 निकालो, 2 एलिमेंट का कंपेयर करो, ठीक है। तो उसके बाद अपने को क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता, एनर्जी 1 पूछ लिया जाए तो डायरेक्टली अपने को कंपेयर कर लेने का, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने का। 2 पूछ लेता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का, फिर उसके बाद में कंपेयर करने का। 3 पूछ लेता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने का, फिर बाद में कंपेयर करने का, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके ना कैसे कंपेयर करने का, जो मेरे पास हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो जाता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है पार्शियल फील्ड से, और हाफ फील्ड फुल फील्ड में से फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड से, और जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस उसको ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को, और ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा तो क्या करेगा, जाने नहीं देगा, और एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। ये 2 टाइप के अपन ने सवाल देख लिया है। फिर अपन थर्ड टाइप का सवाल देख लेते हैं कि थर्ड टाइप का सवाल अपने को क्या मिलता है, कि बोल देगा कि नंबर ऑफ एनर्जी की वैल्यूज़ अपने को दे देगा, एनर्जी 1 2 3, एक एलिमेंट रहेगा उसका एनर्जी की बहुत सारी वैल्यूज़ दे देगा, कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला और एनर्जी 1 दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में एनर्जी 2 की वैल्यू दे दिया अपने को, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद में 3 की वैल्यू दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला और उसमें से जितनी एनर्जी लगी उसकी अपने को वैल्यूज़ दे दिया, सबकी अपने को वैल्यूज़ दे दिया कि इतना इतना है। पूछेगा क्या, पूछेगा कि वो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, कि उस एटम के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वो अपने को पूछेगा। ये नया टाइप का सवाल होता है जहाँ पर अपने को क्या बोल देगा, बहुत सारे आयनाइज्ड एनर्जी
की वैल्यू अपने को दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को निकालो। अब एक बात बताओ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट जो सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं हमारे पास, बहुत दूर रहते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो बहुत आउटर मोस्ट दूर रहेगा। तो इनको निकालने के लिए ना एक ही ऑर्बिट के तो सिमिलर एनर्जी लगेगी। लेकिन जैसे ही वो एक और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाद के अंदर वाले को, तो वो थोड़ा न्यूक्लियस के पास रहेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जैसे ही एनर्जी का ह्यूज जंप देखने को मिलेगा, तो उससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो हमारे क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वापस मैं समझा रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, आउटर मोस्ट के अंदर होता है। तो कम एनर्जी के अंदर ही निकल जाएगा और सारे के सारे एक ही सेल के, तो एक ही टाइप की एनर्जी अपने को लगेगी उसको निकालने के लिए। ये जैसे ही उसके अंदर वाले सेल का जब इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है कि अचानक से एकदम इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। तो हमें कैसे पता चला कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, तो हम देख लेंगे जैसे ही हमें आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर एक अचानक से इंक्रीज़ देखने को मिले, हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ना वैलेंस सेल से अपन नहीं निकाल रहे, या अपन उसके वैलेंस के एक उसके पहले वाले सेल से निकाल रहे, यानी कि हम अल्टीमेट सेल से नहीं निकाल रहे, हम पेनल्टीमेट सेल से निकाल रहे। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसके पहले जितने भी वैल्यूज़ थी उतने मेरे पास क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि अचानक से मेरा आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, बढ़ गया है। तो वही कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ बिफोर फर्स्ट हाई जंप। यानी कि जब मैं अचानक से एंटी पेनल्टीमेट यानी कि आउटर मोस्ट से एक पहले वाले सेल से मैं निकालने जाऊंगा, तो उसमें तो बहुत हाई जंप आएगा आयन एनर्जी का, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। तो नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिफोर फर्स्ट हाई जंप, यानी कि जैसे ही फर्स्ट हाई जंप आया, यानी वो तो अंदर वाले सेल का रहेगा, लेकिन अपने को उसके पहले वाले जितने भी आयन एनर्जी वैल्यू मिलेगी उतने ही तो रहेगी उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी फार्मूला अपने को कंसेप्ट से भी समझ आ चुका है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ बिफोर फर्स्ट हाई जंप, यानी फर्स्ट हाई जंप आने से पहले जितने भी वैल्यूज़ अपने को देखने को मिले उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर देख लो वैल्यूज़, तो ये 200 है, ये 300 है, कंपेरेबल है, यानी कि एक ही सेल से निकल रहा है, आउटर मोस्ट से ही निकल रहा है। लेकिन ये 1100, इसका मतलब बहुत बढ़ गया, ये तो 100 का था, लेकिन 1100 यानी कि बहुत चेंज आ गया, यानी ये आउटर मोस्ट से 200 300 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल लिया, और फिर अंदर उसके अंदर वाले से गया, मतलब ये अल्टीमेट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते, अब पेनल्टीमेट से ये इलेक्ट्रॉन निकला, तब इतनी एनर्जी निकल गई। हमें क्या पूछा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ही हो गए। वही तो अपना रूल बता दिया कि नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बिफोर फर्स्ट हाई जंप, ये फर्स्ट हाई जंप था, उससे पहले कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो 2 हो गए। और कंसेप्ट ये तो रटने का ये भी रट ले सकते हैं कि फर्स्ट हाई जंप से पहले कितनी है। और कंसेप्ट के लिए ये भी देख सकते हो कि जो एक ही सेल के ये दोनों एक ही सेल के, इसलिए सिमिलर एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये अंदर वाले से निकाल रहे हैं अपन उसके, इसलिए अपने को ज़्यादा अपने को एनर्जी यहाँ पर दी गई है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देख लो, ये 100 है और डायरेक्टली 900, बहुत फर्स्ट हाई जंप है, पहले ही हाई जंप अपने मिल गया, यानी कि आउटर मोस्ट का ना एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर उसके बाद में वो एंटी पेनल्टीमेट से ठीक है, फिर वो पेनल्टीमेट से निकालना चालू कर रहा है, तभी अपने को क्या मिल गया, हाई जंप अपने को मिल गया। बाकी देखो ये तो कंपेरेबल है, अंदर वाले कंपेरेबल है, ठीक है, यानी बाद में अंदर वाले सेल से निकालते जा रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट के अंदर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही है। तो समझ गया कि नहीं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, फर्स्ट हाई जंप के पहले जितने भी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रहेगी उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिलेगा। जेई के अंदर भर के आता है ये सवाल। फिर इसका होता है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का क्या कंडीशन देख लेते हैं अपन। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनर्ट गैस की सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, या तो डुप्लेट होते हैं या तो ऑक्टेट होते हैं, और कोई डुप्लेट और कोई ऑक्टेट क्यों अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, है ना। मेटल तो चलो दे देगा, क्योंकि वो मेटल का एक इलेक्ट्रॉन देगा क्या, कैटायन बनाकर आयनिक बॉन्ड बना देते हैं ना, मेटल तो एक इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से दे देगा। लेकिन इनर्ट गैस तो भाई मोनो एटॉमिक ही होते हैं, किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, स्टेबल होते हैं, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट के अंदर ही रहते हैं, तो वो क्यों अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, तो उनमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इनर्ट गैस स्टेबल होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनकी आयन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है। फिर आयन एनर्जी सबसे कम किसकी होती है, मेटल की हो जाती है, क्योंकि मेटल तो चाहता है कि वो क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन दे दे,
तो वही तो बोलते हैं मेटल के, वो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन देता हो, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या, जो इलेक्ट्रॉन लेता हो। तो नॉन मेटल भी क्या देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, तो उसका भी मेटल से ज़्यादा एनर्जी रहेगा, इनर्ट गैस से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। नॉन मेटल क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने को पता ही है NaCl वाला एग्जाम्पल ले लो, इसका ना Na क्या मेटल है, Cl मेरे पास नॉन मेटल है, तो Na क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ मैं और पॉजिटिव बन जाऊँ, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पास कितना 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 18 हो जाएगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नॉन मेटल जो क्लोरीन था वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए इसका ये देना नहीं चाहता, इसलिए इसका एनर्जी ज़्यादा है। और ये देना चाहता है, इसलिए इसका एनर्जी क्या है, ये खुशी खुशी दे रहा है, इसलिए एनर्जी मेटल का क्या होता है, कम हो जाता है। और इनर्ट गैस तो कोई रिएक्शन करता ही नहीं है, रेयरली रिएक्शन करता है, इसलिए वो तो पहले से ड्यूप्लेट और ऑक्टेट के अंदर स्टेबल रहता है। ड्यूप्लेट के अंदर कौन स्टेबल है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट के अंदर स्टेबल है, बाकी नियॉन आर्गन जो भी सारे ऑक्टेट के अंदर स्टेबल है। ये देना और लेना कुछ नहीं चाहते, तो इनका आयन एनर्जी क्या हो जाता है, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो जाकर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसलिए आयन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका, इनर्ट गैस का, फिर नॉन मेटल का, फिर उसके बाद में मेटल्स का अपने को देखने को मिल जाता है। फिर आयनाइज एनर्जी ये अपने ग्रुप के अंदर देख लिया, ठीक है, अपने ग्रुप के अंदर ही देखा ना, ये डी ब्लॉक के अंदर देख लिया, फिर पी ब्लॉक के अंदर अपने ग्रुप देख लिया, फिर अपन ने देख लिया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन कैसे निकाला जा सकता है किसी का भी, ठीक है। तो फिर एनर्जी 1 2 3 कंपेयर करने बोल दिया कि 1 बोल दिया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मत निकालो, फिर देखो, ठीक है। फिर 2 बोल दिया 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, फिर 3 बोल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, फिर उसके में फुल फिल का ज़्यादा होता है, फिर हाफ फिल का होता है, फिर पार्शियल फिल का हमारे पास हो जाता है, और जो न्यूक्लियस के पास रहता है ज़्यादा, ठीक है, उसका ज़्यादा हो जाता है एनर्जी। लेकिन पीरियड के बारे में देख लेते हैं, पीरियड 1 का देख लेते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं, पीरियड 1 का देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हाई हेलो है, ठीक है, अभी मैंने बोला हीलियम क्या है मेरे पास, इनर्ट गैस है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा, क्योंकि इसका डुप्लेट पहले से ही स्टेबल है, डुप्लेट के अंदर है ना इनर्ट गैस, तो इसका में आयन एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, ज़्यादा ही रहेगी। तो इसका तो हीलियम का तो क्या आयन एनर्जी क्या है, ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट पीरियड का देख लिया, सेकंड पीरियड का देख लो, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का मेरे पास क्या है, ट्रिक है, इसका एक्सेप्शन होता है, लेकिन इसका मेरे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, पहले लिख दो, पहले सेम टू सेम लिख दो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख दो, नाम अपने को पता है, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ये अपने को पता ही है कि ऐसा मेरे पास और सेकंड पीरियड के अंदर होता है मेरे पास, ठीक है। एलिमेंट्स इतने सारे होते हैं, कुछ नहीं करना, एक छोड़कर क्रॉस कर दो, क्या, एक छोड़कर क्रॉस कर दो, यानी मैंने लिथियम को छोड़ा और क्रॉस कर दिया, कार्बन को छोड़ा क्रॉस में कर दिया, फिर फ्लोरीन को छोड़ा, उसके बाद में क्रॉस करने के लिए कोई है ही नहीं, तो सेम टू सेम ऐसा। और लेफ्ट से राइट अपने को पता है क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो मेरे पास क्या होता है, आयन एनर्जी मेरे पास क्या होता है, बढ़ जाता है। लेफ्ट साइड क्रॉस करके आयन एनर्जी को बढ़ा दो, यानी कि लिथियम क्रॉस था तो बेरिलियम पहले आएगा, फिर बोरॉन पहले आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर कार्बन सेम ही था, ठीक है। तो क्रॉस यहाँ पर किया तो ऑक्सीजन पहले, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और नियॉन मेरे पास ऐसे ही था। समझ गया क्या करना है, कुछ नहीं, एक छोड़कर क्रॉस कर दो और लेफ्ट से राइट क्या कर दो, इंक्रीज होता है तो इंक्रीज कर दो। सेम टू सेम थर्ड पीरियड के अंदर भी वही करना है, एक छोड़ा मैंने, ठीक है, एक छोड़ा क्रॉस कर दिया, यानी देखा एक छोड़ा, ये ऐसे ही है, क्रॉस कर दिया यानी कि पहले एल्यूमिनियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर ये छोड़ा, यानी ये ऐसे ही है, क्रॉस कर दिया यानी कि पहले सल्फर आएगा, फिर फॉस्फरस आएगा, फिर क्लोरीन आर्गन। ये तो मैंने याद करने के लिए बताया कि क्या कर दो, एक छोड़ कर क्रॉस कर दो, इनका रीजन भी तो होगा ना, और रीजन तो अपन सब पढ़ के ही आए कि आयन एनर्जी का रीजन क्या होता है। तो इनका रीजन कुछ नहीं है, देखो ये जो है मेरे पास, देखिए ग्रुप टू का कौन है, ये बेरिलियम, ठीक है, और मेरे पास मैग्नीशियम, ये क्या ग्रुप 2 का है, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम मेरे पास कौन सा है, ग्रुप 2 के, ठीक है। और मेरे पास आ जाता है, ठीक है, तो ग्रुप 2 है मेरे पास क्या होता है, फुल फेड हो जाता है, NH2 हो जाता है, अपने को पता है, ठीक है, NH2 हो जाता है मेरे पास, ठीक है। और जो मेरे पास जो अगले वाले हैं, ठीक है, अगले वाले मेरे पास क्या हो जाते हैं, फिर उसके बाद में अगला वाला क्या है मेरे पास, बोरॉन है, ठीक है। बोरॉन कौन सा है मेरे पास, 13 ग्रुप का, 13 ग्रुप का, यानी कि इसके पास क्या है, 13 ग्रुप, यानी कि इसके पास P1 है, और जो बेरिलियम जो है इसके पास H2 है, ठीक है। तो H2 मेरे पास फुल फील्ड है और P1 मेरे पास क्या पार्शियली फील्ड है, तो फुल फील्ड का ज़्यादा होता है पार्शियली फील्ड से, अपने को पता ही है, इसलिए जो है वो बेरिलियम क्या होता है, आगे चल देगा बोरॉन से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्रॉस क्यों किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्रॉस क्यों किया, कि नाइट्रोजन जो है वो मेरा 15 ग्रुप का यानी P3 है, और ऑक्सीजन मेरे पास 16 ग्रुप का यानी वो P4 है। P3 हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ज़्यादा हो जाता है फुल फील्ड से, इसलिए मेरे पास नाइट्रोजन आगे हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर क्या किया, ऐसा कर दिया। और लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा मेरे पास, ग्रुप 18 इनर्ट गैस का हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपन ऐसे क्रॉस कर रहे थे। सेम टू सेम रीजन यहाँ पर ही है।
कि ये मेरे पास मैग्नीशियम जो ग्रुप 2 का यानी कि ये H2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सा है मेरे पास, एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 13 का, यानी यहाँ पर P1 हो जाएगा, ठीक है। H2 और P1 के अंदर ये फुल फिल्ड और ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है तो इसका कम हो जाएगा, और जो फुल फिल्ड है तो मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा। और सेम रीज़न यहाँ पर भी है कि ये 15 ग्रुप का मेरे पास क्या फॉस्फोरस 15 ग्रुप का, तो ये P3 हो जाएगा। और 16 ग्रुप का सल्फर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा P4 हो जाएगा। तो P3 और P4 पे करना, P3 मेरे पास हाफ फिल्ड है तो ज़्यादा मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्सचेंज ज़्यादा हो गए, ठीक है। एक्सचेंज ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर इसका एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी भी इसका ज़्यादा, तो फॉस्फोरस का ज़्यादा हो जाएगा सल्फर से। तो यही रीज़न है। और आर्गन क्या मेरे पास इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा था, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो कोई रिएक्शन करता ही नहीं है। सेम टू सेम वही यहाँ पर मैंने रीज़न लिख दिया है। ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हो जाते हैं, जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे वो क्या है, फुल फिल्ड है, वो फुल फिल्ड और उसके आगे वाले क्या मेरे पास हाफ फिल्ड, पार्शली फिल्ड है, ठीक है। तो फुल फिल्ड का मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा तो वो आगे चल देंगे। और जो ग्रुप 15 वाले जो है वो ग्रुप 16 से क्या हो जाएगा, ग्रुप 15 वाले हाफ फिल्ड NP3 वाले, इसलिए ग्रुप 15 का ज़्यादा हो जाएगा उनके आगे वाले ग्रुप 16 वाले से। और लास्ट में मैं बोल दिया कि जो ग्रुप 18 वाले जो इनर्ट गैस है वो क्या करते हैं, फुल फिल्ड हो जाते हैं, पूरे के पूरे फुल फिल्ड हो जाते हैं, NH2 NP6, और कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इनका हाईएस्ट हो जाता है पूरे पीरियड के अंदर। तो यही इनका क्या हो जाएगा, एनर्जी का पूरा क्या था रीज़न था।